गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान है। ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय 10। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे। पोर्सिलेन प्याली में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम उसके चित्र के अनुसार आप गर्म करेंगे। अब देखेंगे ये पोर्सिलेन प्याली है, इसके अंदर कॉपर का चूर्ण लिए, जाली लगाए, उस जाली में एक स्टैंड रखे, स्टैंड के बाद एक बर्नर की सहायता से उसको जब गर्म करेंगे तो देखेंगे कि कॉपर की जो सतह है, कॉपर चूर्ण की सतह है, वह काली हो जाएगी। अब देखना वो काली कैसे हो गई, इसको देखेंगे। यह कॉपर ऑक्साइड है जो कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड है जो कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से बना है। यह क्या है? कॉपर ऑक्साइड होता है जो कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से बनता है। 2Cu 2 कॉपर प्लस O2 मिलकर क्या बना? 2CuO। ठीक है, ये बना। यदि इस पदार्थ को, मतलब इस गर्म पदार्थ को क्या करेंगे, इसको गर्म पदार्थ को रखकर उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, इस गर्म पदार्थ को रखकर उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो इसकी सतह काली सतह जो होती है, इसकी सतह जो काली हो गई थी वह पुनः क्या होगा? भूरे रंग का हो जाएगा। क्योंकि यदि कॉपर जो है, ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जब क्रिया कराएंगे तो कॉपर क्या बने? कॉपर ऑक्साइड बना, जो ऑक्सीजन खो देगा, हाइड्रोजन से गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा? ऑक्सीजन खो देता है और फिर कॉपर प्राप्त हो जाता है। इसको फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत जो है भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है और फिर कॉपर प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में देखना ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन खो देता है तो वो अपचयित हो जाता है, तो वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन खो देना वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है, अभी इस अभिक्रिया को देखते हैं कि Cu कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर जो है सिंगल बच जाता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन कॉपर से निकल जाता है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा जब अभिक्रिया के में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। अभिक्रिया 27 में जब देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है। देखना यहाँ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए यह क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात इन अभिक्रिया में अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है। एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को समझते हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड धन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेता है। ये ऑक्सीकरण हो गया किसका? हाइड्रोजन का, तथा कॉपर जो है ऑक्सीजन छोड़ दिया, इसलिए इसका अपचयन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं
अभिक्रिया में दोनों चीज हो रहे हैं, एक अभिकारक के साथ ऑक्सीकरण, एक अभिकारक के साथ अपचयन, दोनों हो रहा है। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराने पर जिंक का क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे तो जिंक जो है ऑक्सीजन छोड़ देता है, मतलब जिंक का अपचयन हो जाता है। जिंक ऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, तथा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कार्बन ऑक्साइड बना लेता है। तो यह क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बन। ठीक है, ये अपचयन हो जाता है और ये ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार और बहुत सारी चीजों का दिया गया है, आप देखेंगे। अब देखते हैं अभिक्रिया 28 में कार्बन ऑक्सीकृत होता है, होकर CO बना लेता है, तथा जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता है, अपचयित होकर क्या कहलाता है, जिंक बनाता है। इसी प्रकार अभिक्रिया में मैग्नीज जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन में कमी होता है, तो यह ऑक्सीकरण, ये मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये क्या कर लेता है, ये अपचयित हो जाता है, अपचयन होता है, तथा HCl जो है, HCl का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। HCl का हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, तथा यह क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। यह ऑक्सीकृत हो जाता है और ये पानी बना लेता है। ठीक है, क्लियर है। ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, तथा हाइड्रोजन ग्रहण कर या ऑक्सीजन त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। हाइड्रोजन ग्रहण करना और ऑक्सीजन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन ग्रहण कर ऑक्सीजन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, तथा हाइड्रोजन त्याग कर ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, क्या ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया के को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर समझा जा सकता है। तो देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो MgO2 मतलब 2Mg प्लस O2 तो MgO। हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, ठीक है, के ऑक्सीकरण से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया पर विचार करें तो मैग्नीशियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें त्याग कर सकता है। वो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, त्याग करके धनायन बनाता है। और ऑक्सीजन जो है उसके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखो, त्याग करके यह धनायन बना सकता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन 2 ऋणायन बना सकता है, ऋणायन में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 2 की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2 ऋणायन बना सकता है। यही कारण है, अथवा यह 2 ऑक्सीजन मिलकर 4 ऋणायन बना सकता है। एक ऑक्सीजन 2 ऋणायन ग्रहण कर सकता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 ऋणायन ग्रहण कर सकता है, मतलब 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, अब इसी को इस प्रकार मैग्नीशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयन कहलाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको समझना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैसों के दहन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण अब देखते हैं। आइए, जब रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होगा, अब तक हमने अभिकारक अथवा उत्पाद बनने का आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आइए हम इस अध्याय में की गई कुछ अन्य क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया में जब देखें आप, बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी मिलाते हैं तो वह तेजी से गर्म होती है और क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो जब वह तेजी से ऑक्साइड गर्म होती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती है।
अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। ये क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इन पर ध्यान देते हुए हम मैग्नीशियम रिबन को स्प्लिट लैम्प की सहायता से जलाते हैं। क्या अब यह एक संयोजन अभिक्रिया है? देखते हैं। अब देखेंगे कि क्या यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इनमें ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। तो देखेंगे, जिसमें आपने जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से कराई, क्या यह विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 + 2O2 टेंड्स टू CO2 + 2H2O। ऊष्मा दहन क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन तथा हरी सब्जियों के खाद्य बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जहां ऊष्मा उत्पन्न होते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं, एक क्रियाकलाप है, क्वाथ नली में लेड नाइट्रेट की थोड़ी मात्रा ली जाती है। परक नली में होल्डर में से क्वाथ नली से पकड़कर क्या कर गए, ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म की जाती है। आपने देखा कि कोई गर्म किया जा रहा है तो उसे नोट कीजिए और देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि भूरे रंग की नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। यह अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है कि PbNO3 ट्वाइस PbO + 4NO2 + O2। यहाँ पर इस अभिक्रिया में अभिकारक में विघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभिकारक में विघटन के लिए, ये टूटने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा अवशोषण। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है अभिकारकों को विघटन के लिए, वह क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करके देखें। एक परक नली में 2 ग्राम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तथा 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड लेकर कांच की छड़ से मिलाएं। अपनी उंगलियों से परख नली के नीचे सिरे को छुएं। आपने तापमान में परिवर्तन महसूस किया। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसको आपको करके देखना है। ठीक है, अब देखिए, पार्सेनिक प्याली में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए तथा इनका रंग नोट कीजिए। इस प्याली को थोड़ा देर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड के रंग को नोट कीजिए। तो देखेंगे पार्सेनिक प्याली सिल्वर क्लोराइड है, इसमें क्या हुआ होएगा, आप देखेंगे कि सूर्य प्रकाश श्वेत रंग की सिल्वर क्लोराइड जो है धूसरा ग्रे रंग का हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन के वियोजन के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है तथा क्लोरीन अलग हो जाता है। यह अपघटन की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फोटोकेमिकली रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोकेमिकली रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया में जिनमें अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किन्हें कहेंगे, ऐसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं इसमें रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाना। रासायनिक अभिक्रिया अधिक सूचनात्मक कैसे बनाएंगे। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक और उत्पाद की निम्नलिखित विशेषताओं से द्वारा दर्शाकर उसमें अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है। जैसे कि ये भौतिक अवस्था, ऊष्मा के ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेपण होना,
विभिन्न परिस्थितियां, ठीक है। तो भौतिक अवस्था में अभिव्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करें, अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए पदार्थ की भौतिक अवस्था को सूत्रों के साथ अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि गैस, ठोस, द्रव या जलीय विलयन को क्रमशः गैस, ठोस, गैस, और ये क्या है, एल है लिक्विड, सॉलिड, ठोस, ये द्रव है, गैस है, द्रव है, ठोस है, और विलयन जो है एक्वा, AQ से दर्शाया जा सकता है। अब संतुलित समीकरण 35 को आप देखेंगे, इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो 35 है इसमें समीकरण PbNO3 ट्वाइस ये सॉलिड है, इस पर ताप दिया जाएगा, इसको क्या करेंगे, ताप दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Pb ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा, प्लस NO2 4 NO2 क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, प्लस O2 जो है ये भी गैस बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर दर्शा कर आप बता सकते हैं लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है ये बता सकते हैं। उसी प्रकार ऊष्मा में परिवर्तन अभिव्यक्त ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्मा उत्पन्न होने वाली अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको कैसे दर्शाया जा सकता है। यहाँ देखना, कार्बन सॉलिड है प्लस O2 गैस है, इसको ये बनकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तथा ऊष्मा क्या हुआ, ये Q प्लस हुआ, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यहाँ प्लस Q लगा दिए, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जब मिलते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें मिलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए माइनस Q लगा दिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। प्लस चिन्ह मतलब ऊष्मा अभिव्यक्त क्या कर रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्लस Q इसको कर रहा है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अवशोषित हो रही है ऊष्मा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाकर इसके माइनस चिन्ह अभिव्यक्त कर रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को, ठीक है। गैस निकलने को अभिव्यक्त करना, यदि अभिक्रिया में कोई गैस मुक्त हो रही है तो इसे ऊर्ध्वाधर तीर की निशान से अभिव्यक्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में जिंक सॉलिड है, H2SO4 एक्वा है, मतलब विलयन है, ये जिंक H2SO4 ZnH2SO4 ये विलयन बना, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जिंक को विस्थापित कर दिया, ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस बनकर मुक्त हो रहा है। तो यहाँ जब गैस बनकर मुक्त हो रहा है, इसको ऊपर की ओर निशान एरो लगाकर इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अवक्षेप के बनने को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, तो अवक्षेप बनने को अभिव्यक्त कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसे नीचे की ओर तीर के निशान को लगाकर अभिव्यक्त करते हैं, जैसे AgNO3 एक्वा प्लस NaCl एक्वा, ये मिलकर क्या बना, AgCl क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप बना। तो इसको नीचे तीर की ओर निशान लगाएंगे तो मतलब क्या पता चलेगा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना, प्लस सोडियम और NO3 नाइट्रोक्साइड जो है, सोडियम नाइट्राइड ये क्या हुआ, एक्वा, ये क्या विलयन बना, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करना, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में परिस्थितियां जो है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर भी आप लिखकर दर्शाया जा सकता है, जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, जल जो है लिक्विड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति उत्प्रेरक के में अगर रखेंगे तो C6H12O6 बनेगा, प्लस 6O2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा। इसी को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब रखें तो यही क्या है, विभिन्न परिस्थितियां कहलाएंगी कि तीर के निशान के ऊपर अगर इसको लिख कर रख दिए, बता दिया जाए तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या क्लोरोफिल या ताप, दाब, ये जो भी चीज है इसको तीर के निशान के ऊपर हम बता सकते हैं।
इस प्रकार से आप इस अध्याय में दिए गए समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाकर लिख सकते हैं। अब अधिक सूचनात्मक बनाकर कैसे लिखना है ये आपको अगर आएगा पेपर में तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है कि ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंटों को आपको करना है और इसको याद करना है, एकदम सरल है। इसके बाद आपका पाठ होता है समाप्त।